ओके दोस्तों, अगला हम देखने वाले हैं केवीएल एंड द व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट। पहले हम देख चुके हैं केवीएल क्या बोलता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी लूप लॉ जो होता है, द टोटल ड्रॉप इन पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पर जो सर्किट है, अगर हमारे पास दो बैटरीज है and the corresponding currents are I1 and I2, this is a part of circuit। so यहां पर अगर हम लोग इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमते हैं तो यहां से यहां गेन को हम नेगेटिव बोल रहे हैं, -V1 ड्रॉप प्लस I1 R1 गेन -V2 ड्रॉप I2 R2। इनका जो टोटल सम है वो हमारा 0 होना चाहिए, क्योंकि चार्ज को अगर मैं इस क्लोज्ड लूप पे घुमाऊं तो ये क्लोज्ड लूप पे नेट जो हमारा इफेक्ट होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो बेस्ड ऑन केवीएल बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं हमारे। तो इसका टिपिकल केस जो है वो है हमारा व्हिटस्टोन ब्रिज। सॉरी, तो व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हिटस्टोन ब्रिज तो हमारे पास एक जनरल सर्किट है 5 रेजिस्टेंस वाला। ठीक है। और वो जो हमारा 5 रेजिस्टेंस वाला सर्किट है वो हमारा कैसा है उसके बारे में अगर हम ध्यान दें, सो ये है हमारा R1, ये है हमारा R2, ये है हमारा R3 और ये है हमारा R4। और इस पे अब एक और रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड होना चाहिए, दिस इज माई R5। और इनके अक्रॉस हमारा एक बैटरी जो है वो हमारा कनेक्टेड है। नाउ दिस सर्किट इज कॉल्ड अ व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट। दिस सर्किट इज कॉल्ड अ व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट दैट वी कैन क्लियरली सी। ठीक है। एंड इस पे अब हम लोग और कॉम्प्लिकेशन पे नहीं जा रहे हैं, कैपेसिटेंस में कर चुके हैं। For balanced व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट जो हमारा होना चाहिए दैट इज R1 by R3 that will be equals to R2 by R4। एंड इन दैट केस क्या क्या होगा, यहां पर करंट अगर I है और ये अगर A है और ये अगर B है, सो करंट थ्रू R5, करंट थ्रू R5 विल बी इक्वल्स टू 0। और करंट थ्रू R5 0 होने के कारण हम एक चीज लिख सकते हैं, जो VA मस्ट बी इक्वल्स टू VB, यानी A और B का पोटेंशियल जो है वो हमारा डेफिनेटली सेम होगा, और जो हमारा इसके थ्रू जो करंट होगा दैट विल बिकम सिंपली 0। ये चीज हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट एंड इज बैलेंस्ड वर्जन। ठीक है। और इस केस पे जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा, इसके थ्रू करंट हमारा 0 है, तो ये वाले को तो हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो R1 R2 सीरीज पे होगा और R3 R4 सीरीज में होगा। नेट हमारा ये पूरा पैरेलल पे आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट विल बी 1 by R1 plus R2 प्लस 1 by R3 plus R4, इस चीज का होल इनवर्स। ठीक है। तो व्हिटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने के लिए हम लोग केवीएल या फिर केवल केसीएल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस बात से कोई फर्क जो है वो हमारा नहीं पड़ता है। सो अगर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं रिगार्डिंग द व्हिटस्टोन ब्रिज, तो लेट्स सी क्या बोला है। ये है हमारा सर्किट, ये है हमारा 10 ओम, यहां पर जो है वो है हमारा 6 ओम, यहां पर है हमारा 5 ओम, यहां पर है हमारा 3 ओम और यहां पर है हमारा 20 ओम। ठीक है। नाउ इसके अक्रॉस हमारा
एक 16 ओम कनेक्टेड है और ये पूरा जो है वो कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक बैटरी के साथ। ये है हमारा 60 वोल्ट, ये है हमारा 1 ओम। तो सवाल यहां पर ये है जो हमारा ये 6 ओम के थ्रू करंट कितना होने वाला है वो हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले वी हैव टू रियलाइज 10/5 और 6/3 जो है वो हमारा इक्वल है, तो ये हमारा एक बैलेंस व्हिटस्टन ब्रिज है, तो ये हमारा 20 ओम जो है वो तो पूरी तरीके से चला गया। तो ये 16 और ये 8 हो गया। तो हमारे पास जो सर्किट है उसका अगर हम R इक्विवेलेंट देखें, ये 1 तो हमारा सीरीज में होगा ही होगा, 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/8 इसका होल इनवर्स। So this will become 4. So this will overall become 5 ohm. ये हमारा 60 वोल्ट है, तो करंट जो आएगा दैट विल बी 12 एम्पियर। यहां से जो हमारा करंट छोड़ेगा वो हमारा 12 एम्पियर होगा। नाउ ये 12 एम्पियर जो है वो 16, 16 और 8 3 लाइन पे हमारा डिवाइड होगा। तो उसके अंदर अगर हम साफ साफ देखें, रेजिस्टेंस का उल्टा रेशियो में टूटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो हमारा करंट होगा, इसको अगर मैं ये दोनों में तो सेम करंट होगा, ये हमारा अगर I1 बोलता हूं, अगर मैं I2 बोलता हूं, तो I/I1/I2 that will be 1/2/1, राइट। तो 4 हिस्से में से एक हिस्सा ऊपर वाला लाइन पे जाएगा, तो I का वैल्यू जो होगा that will be simply equals to 4 एम्पियर। ठीक है, I का जो हमारे पास वैल्यू आए, सॉरी 3 एम्पियर। 4 में से एक हिस्सा ऊपर वाले लाइन पे जाएगा, I1 जो होगा वो होगा 6 एम्पियर, और इस वाले लाइन पे भी 3 एम्पियर का ही करंट होने वाला है। दैट्स द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द सिंपल बैलेंस्ड व्हिटस्टन ब्रिज सर्किट। ओके दोस्तों, सो दिस इज द केस ऑफ अनबैलेंस्ड व्हिटस्टन ब्रिज। हमें इस ब्रांच के थ्रू करंट चाहिए। Again, we can apply both KVL and KCL. In the case of resistance, the application of KCL is much simpler. So I prefer using the KCL in the case of current electricity. तो सिंपली ये वाला पॉइंट को 0 पर मार्क कर दो, और ये वाला पॉइंट को 2 पर, ये वाला पॉइंट को X पे मार्क कर दो, ये वाला पॉइंट को Y पे। एंड नाउ these are the currents marked। ठीक है, तो सबसे पहले ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे KCL लगाते हुए मैं क्या लिख सकता हूं, जो 2 minus x by 1 that will be equals to x minus y by 4 plus x by 2। Now multiplied by 4, तो क्या आ जाएगा, 8 minus 2x x minus y plus 2x। तो हमारे पास आ जाएगा, यहां पर अगर हम ध्यान दें, 5x minus y that will be equals to 8। That is the first equation that we can write। और नीचे वाले पॉइंट पर मैं अगर KCL लगाता हूं, तो 2 minus y by 2 plus x minus y by 4 is equals to y by 3। Now simply multiplied by 12, the LCM। तो 12
-6y प्लस 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4y। तो इसको अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास आ जाएगा 13y माइनस 3x दैट इज इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास आ जाएगा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, और ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, हमें x और y का वैल्यू जो है वो हमें चाहिए होगी। तो सबसे पहले जो है, अगर हम y का वैल्यू निकालना चाहे तो ऊपर वाले को 13 से मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर दो। तो यहां पर 65 आएगा -3 यानी 62x 13 इंटू 8 प्लस 12। 13 इंटू 8 हमारे पास कितना आ जाएगा? 104। 104 प्लस 12, 104 प्लस 12 116 यानी x जो आ जाएगा दैट विल बी 116 डिवाइडेड बाय 62 यानी मेरे पास आ जाएगा 58/31 वोल्ट। और y का वैल्यू निकालने के लिए ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों को ऐड कर दो। तो ऊपर वाले को अगर मैं 3 से करता हूं तो -3y आएगा और यहां पर आ जाएगा मेरे पास 65y। तो 65 माइनस 3 62y कितना आ जाएगा मेरे पास? सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान दें ये वाला 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 24, नीचे वाला 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 60, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 84। तो y मेरे पास आ जाएगा 84/62। सो x और y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। सो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 16/31 वोल्ट और यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं जो हमारा करंट I आएगा दैट विल बी सिंपली 4/13 ampere. ACL is much simpler as compared to KVL in the case of current. उस चीज को हम अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। ओके और एक आसान क्वेश्चन देख लो। यहां पर अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है तो हमें R का वैल्यू फाइंड करना है। तो गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, गैल्वेनोमीटर इज अ फाइनाइट रेजिस्टेंस डिवाइस, वहां पर अगर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये एक बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर का जो हमारा R इक्विवेलेंट अगर मैं मान लेता हूं, इट मस्ट बी अ बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट। ठीक है, सो व्हाट आई कैन राइट इज 100/200 must be equals to R equivalent by 80 यानी R equivalent हमारे पास आना चाहिए 40 ohm and that must be equals to 100 R by 100 plus R। ठीक है, that must be equals to 100 R प्लस 100 बाई R। तो यहां पर अगर मुझे R का वैल्यू निकालना हो तो सिंपली अगर हम ध्यान दें 100 प्लस R 2.5 R, तो R जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाई 1.5 200/3 ओम। जो हमारा R का वैल्यू आना चाहिए दैट विल बी सिंपली 200/3 ओम। सिंपल फंडा है, समझ में आ जाना चाहिए।
ओके दोस्तों, लुक एट दिस सर्किट, वी हैव टू फाइंड VAB। ये वाले क्वेश्चन में सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो। एक बैटरी जो है वो ना हमारा करंट को पैदा कर सकता है और ना हमारा करंट को खत्म कर सकता है। तो बैटरी का ये वाले एंड से अगर मेरा I1 एंटर कर निकलेगा तो यहां पर I1 वापस भी आना चाहिए। एंड ट्राई टू रियलाइज, यहां से अगर I2 निकलेगा, यहां पर I2 वापस भी आना चाहिए। नाउ इफ वी रियलाइज, जो यहां का करंट है वही यहां का करंट है, जो यहां का करंट है वही यहां का करंट है, यानी ये वाले लूप से कोई भी करंट इस ब्रांच पे नहीं निकलेगा। एंड उसी लॉजिक से ये वाले का कोई भी करंट इस ब्रांच पे नहीं निकलेगा। यानी ट्राई टू रियलाइज, ये वाला करंट जो है वो हमारा 0 होगा। बाय द वे मैं ये लिखना भूल गया था, ये 4 वोल्ट है। These two loops are completely independent। ये वाले लूप का करंट ये वाले पे ही रहेगा और ये वाले लूप का करंट ये वाले पे ही रहेगा। इनका किसी भी प्रकार का इंटरमिक्सिंग किसी भी हालत पर हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें। तो 2 और 3 इस लूप पे सीरीज पे आ जाएगा। बाय द वे, ये वाला पॉइंट को मैं 0 बोल सकता हूं, ये वाला पॉइंट को मैं 10 बोल सकता हूं। ये 0 है तो ये भी 0 है और कोई ब्रांचिंग नहीं है तो ये वाला पॉइंट डेफिनेटली 4 पे है। तो यहां पर जो हमारे पास I1 आएगा, 2 और 3 सीरीज पे आ जाएगा तो I1 विल बी 2 एम्पियर। 4 और 6 सीरीज पे आएगा तो I2 भी 2 एम्पियर ही होगा। सो नाउ इसके थ्रू 2 एम्पियर जा रहा है, ये 2 ओम का है तो 4 वोल्ट का ड्रॉप होने वाला है। तो ये वाला पॉइंट 10 पे है तो ये वाला पॉइंट 6 वोल्ट पे है। ना ये वाला पॉइंट 4 वोल्ट पे है। अब इसमें 2 आ रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो 8 वोल्ट का ड्रॉप होगा तो ये मेरा -4 वोल्ट पे होना चाहिए। तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा VAB, that will be 6 minus -4, that will be equals to 10 volt। VAB will be simply equals to 10 volt। ओके दोस्तों, हमें यहां पर A और B के अक्रॉस R इक्विवेलेंट जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ट्राई टू रियलाइज, ये 8 और 10 जो है वो तो हमारा पैरेलल पे है और 8 और 10 को पूछ के इसका पैरेलल में कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 18, तो हमारे पास यहां पे हो जाएगा 80/18। सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 40/9। तो यहां पर इसको तो पहले मैं पोंछ देता हूं, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 40/9 ओम। ना ये वाला पॉइंट A पर है, ये वाला पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूं D, ये वाला पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूं C, तो ये वाला पॉइंट भी C पे है। और अब मैं यहां पर सर्किट को रिड्रॉ करता हूं, तो यहां पर मेरे पास A है, यहां पर मेरे पास C है, यहां पर मेरे पास B है और यहां पर मेरे पास D है। तो इफ यू रियलाइज, A से C एक जो है, यहां पर हमारे पास 30 है और यहां पर हमारा 6 है, तो 30 और 6 का भी तो पैरेलल होगा, तो ये हमारे पास सिंपली 5 आएगा। ठीक है, A से D 10 है, C से D
40/9 है। सी से बी 4 है। और एक सेकंड, यहां पे मैं गलत लिखा हूं, सॉरी। बी से डी हमारे पास 8 है। And we can clearly see this is a balanced Wheatstone bridge. So this will go. तो यहां पर हमारे पास 5 और 4 का सीरीज 9 और यहां पर 10 और 8 का सीरीज 18। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास आएगा 1/9 प्लस 1/18 का इनवर्स। That will simply come out to be equals to 6 ohm. ओके दोस्तों, तो यहां पे हमें R इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस A एंड B। ठीक है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में देखते हैं। बाय द वे, वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम द फिगर दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस है। सो दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ रिवर्स Wheatstone bridge circuit. It is a clear-cut case of reverse Wheatstone bridge circuit. Again, we can solve by both KVL and KCL. KVL वाला सॉल्विंग तो हमने कैपेसिटर में देखे थे, एक बार KCL वाला सॉल्विंग देख लेते हैं। तो यहां पर जो हमारा, तो मैंने यहां पर 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर लिया और करंट अगर मान लो यहां से आई जाता है तो R इक्विवेलेंट विल बी सिंपली 10/I ओम। 10 क्यों कनेक्ट किया, मेरी मर्जी, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्यारा सा वैल्यू लो। तो 2 और 1 है, छोटे हैं, तो इसीलिए मैंने 10 ले लिया। 1 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रिवर्स में सिमेट्री है तो यहां पर करंट अगर मेरा I1 होगा तो यहां पर करंट जो होगा वो भी हमारा I1 होगा। ये अगर I2 होगा तो यहां पर भी करंट I2 होगा। तो यहां पर अगर मैं X बोलता हूं और यहां पर अगर मैं Y बोलता हूं, ठीक है, तो एक बात निश्चित है, ये वाला पॉइंट मैंने 0 पे मान लिया हूं, ये वाला पॉइंट 10 पे। सो 10 minus X by 1 that must be equals to Y minus 0/1। ठीक है, यानी what I can write is X plus Y that must be equals to 10। और यहां से तुम्हें कोई एडिशनल कंडीशन नहीं मिलेगा। 10 minus Y/2 will be X minus 0/2। यहां पर भी X minus Y equals to 10 ही आएगा। ये दोनों में कोई एडिशनल कंडीशन नहीं आएगा। बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे हम लोग रिवर्स Wheatstone ब्रिज जो है वो हम अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, एंड नाउ अब हम लोग अगर KCL लगाते हैं, यहां का करंट को I3 बोल दो, तो 10 minus X by 1 that will be equals to X by 2 plus X minus Y by 1। ये हमारे पास आ जाएगा। Now multiplied by 2, तो 20 minus 2X is equals to X plus 2X minus 2Y। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5X minus 2Y that is equals to 20। ये हमारे पास आ जाएगा 5X minus 2Y that will be equals to 20, राइट। एंड ये दोनों इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए पहले इंटू 2 कर दो,
तो मेरे पास आ जाएगा 7x विल बी इक्वल्स टू 40, यानी x आ जाएगा 40/7 और y जो आ जाएगा दैट विल बी 10 माइनस 40/7, दैट विल बी 30/7। ठीक है, तो x और y का वैल्यू जो है वो हमारे पास इंडिविजुअली यहां पर आ चुका है। ठीक है, एक 40/7 और एक 30/7। तो टोटल करंट जो हमारे पास आएगा यहां पर अगर मैं I बोलता हूं तो I विल बी सिंपली I1 प्लस I2, दैट विल बी x/2 प्लस y/1, सो 20/7 प्लस 30/7, so that will be 50/7 ampere. And according to the definition R equivalent, this will simply come out to be 50/7, that will be 7/5 ohm. तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, that will simply come out to be 7/5 ohm. ओके ओके दोस्तों, तो ये वाले केस में हमें ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट जो है वो हमें निकालना है। तो सिंपली हम यहां पर एक 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर देंगे और जो हमारा सर्किट पे करंट आएगा अगर वो आई होता है तो आई विल बी सिंपल आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आई। अगेन यहां पर भी हम देख सकते हैं ये एक रिवर्स वेस्टर्न ब्रिज सर्किट है। तो यहां पर करंट अगर मेरा I है I1, तो यहां पर करंट I1 ही होगा और यहां पर अगर करंट I2 है तो यहां पर भी करंट I2 होगा, क्योंकि एक टेढ़ा टेढ़ा में तो सिमेट्री ऑब्वियस सी बात है। सो अगर हम ध्यान दें, ये वाला पॉइंट हमारा 0 है, ये वाला पॉइंट हमारा x है, ये हमारा x है, n है, ये x है, ये y है, ये हमारा z है। ठीक है, राइट। सबसे पहले I1 का दोनों कंडीशन देख लेता हूं। 10 माइनस एक्स बाई 10 दैट विल बी इक्वल्स टू y बाई 10, तो x प्लस y तो हमारा 10 आएगा। पहला एक इक्वेशन तो x और y में आ चुका है, जो x और y तो हमारे पास डेफिनेटली 10 आएगा। नाउ ये वाला पॉइंट पे KCL के बारे में ध्यान दो, ये वाले पॉइंट पे KCL के बारे में ध्यान दो। क्या लिख सकता हूं मैं? जो यहां पर इनकमिंग करंट 10 प्लस इक्वल्स टू x by 5 x माइनस z by 5/2, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10x will be equals to 2x plus 4x minus 4z, यानी हमारे पास आ जाएगा यहां पर 7x minus 4z that is equals to 10। एंड मेरे ख्याल से यहां पर ये वाले पॉइंट पे लगा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है, ऑटोमेटिकली ये वाला केस तो हमारा बैलेंस होगा ही होगा। रादर देन दिस हमें ये वाला पॉइंट पे KCL लगाना चाहिए। तो ये वाले पॉइंट पे अगर मैं KCL लगाता हूं तो मेरे पास आएगा x माइनस z बाई 5/2 प्लस
y माइनस z बाई 5/2 प्लस 10 माइनस z बाई 5। तीनों इनकमिंग हो गया है, बस अब आउटगोइंग लिख दो, z बाई 5। नाउ मल्टीप्लाई द होल थिंग बाई 5। 2x माइनस 2z प्लस 2y माइनस 2z प्लस 10 माइनस z। तो अगर मैं z को उस तरफ इकट्ठा करता हूं तो 2z z तो 6z हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस 10। ठीक है, बट x प्लस वाई तो हमने 10 पहले से ही निकाल रखे हैं, सो दिस विल बी 30। सो z विल बी सिंपली 5 वोल्ट। आना भी चाहिए था लॉजिकली, क्योंकि सेंटर के अबाउट सिमेट्री है, तो सेंटर वाला पॉइंट तो इक्विपोटेंशियल होना चाहिए था। ठीक है, तो z जो है वो हमारे पास आ जाएगा साफ साफ 5 वोल्ट, और z को 5 वोल्ट पुट करते पर x जो हमारे पास आएगा 30/7। ठीक है, और ये हमारे पास दोनों का एडिशन 10 है, तो y जो आएगा 40/7 वोल्ट। तो जो यहां पर एंटर करेगा वही तो यहां पर एग्जिट करेगा, तो एग्जिट पॉइंट के बारे में ध्यान देते हुए हम लिख सकते हैं जो हमारा टोटल करंट होगा I, दैट विल बी x/5 प्लस y/10 प्लस z डिवाइडेड बाई 5/2। ये हम लोग साफ साफ सॉरी z डिवाइडेड बाई 5 ये हम साफ साफ लिख सकते हैं। नाउ x/5 6/7, y/10 is a 4/7, this will be 1, तो 17/7 एम्पियर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17/7 एम्पियर। तो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट आएगा, दैट R इक्विवेलेंट विल बी 10 डिवाइडेड बाई 17/7, that will be 70/17 ohm. So that will be the equivalent resistance. Okay? Okay दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ये मेरा जो है एक सर्कल है, मेड अप ऑफ अ वायर, यूनिफॉर्म वायर है। ठीक है, और जो हमारा सेम वायर है वही एक डायमीटर AB को बनाने में इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, यानी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रेजिस्टिविटी है वो हमारा हर पार्ट का सेम है। ये वाला सर्कल का एक डायमेट्रिक एंड से P करंट एंटर कर रहा है और दूसरा डायमेट्रिक एंड से Q करंट जो है वो हमारा एग्जिट कर रहा है। तो जो मेरा ये डायमीटर है AB, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मुझे निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं एक चीज मान लेता हूं, जो मैं वायर का इस्तेमाल किया हूं इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, अच्छा लेंथ को मैं लिख देता हूं एक बार। जो ये AP है इसका लेंथ जो है, अगर मैं रेडियस को स्मॉल r बोलता हूं तो ये r थीटा है। इसका जो मेरा लेंथ है दैट विल बी r इंटू पाई माइनस थीटा। इसका लेंथ सिमिलरली होगा r इंटू पाई माइनस थीटा, और इसका लेंथ जो है वो r थीटा है, और इसका लेंथ तो डेफिनेटली 2r है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग सर्किट को एक बार रिड्रॉ करने का ट्राई करके देखते हैं। लेट्स सी। तो यहां पर है मेरे पास पॉइंट P, यहां पर है मेरे पास पॉइंट A, और यहां पर है मेरे पास पॉइंट Q, और यहां पर है मेरे पास पॉइंट B।
तो सर्किट के कनेक्शंस देख लेते हैं। ए से पी आर थीटा का लेंथ है, तो दिस विल बी सिंपली लैम्डा आर थीटा। एंड सिमिलरली बी से क्यू जो है उतना ही लेंथ है हमारे पास, तो यहां पर जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी लैम्डा आर थीटा। नाउ पी से बी अगर हम ध्यान दें, पी से बी हमारे पास आ जाएगा लैम्डा आर इंटू पाई माइनस थीटा, ठीक है। एंड उतना ही लेंथ यहां पर भी होने वाला है, दैट विल बी लैम्डा आर पाई माइनस थीटा, और यहां से यहां का कनेक्शन होगा 2 लैम्डा आर, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा। एंड नाउ पी पॉइंट से अगर हम ध्यान दें, करंट आई हमारा एंटर कर रहा है और क्यू से हमारा करंट आई जो है वो हमारा एग्जिट कर रहा है। ट्राई टू रियलाइज दिस इज अ रिवर्स व्हिटन ब्रिज सर्किट। तो यहां पर करंट अगर मेरा I1 है तो यहां का करंट हो जाएगा कैपिटल I माइनस I1। यहां का करंट I तो मुझे निकालना है। बाय रिवर्स व्हिटन ब्रिज दिस विल बी I1, this will be lambda a capital I minus I1. And if we apply the KCL at any of the two nodes, we can clearly see that I1 will be equals to I plus this, यानी I1 का वैल्यू जो आएगा, ठीक है, क्योंकि I1 तो मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, उसके टर्म्स में मुझे कुछ चाहिए नहीं। अब मैं यहां पर केवीएल अप्लाई कर देता हूं इस लूप पे, तो सिंपली व्हाट आई कैन से यहां ड्रॉप लैम्डा आर थीटा इंटू I1, यहां से यहां ड्रॉप 2 लैम्डा आर इंटू I, और वो इक्वल होना चाहिए यहां से यहां गेन के लिए। Look, we are dealing with the current, so it will be preferable if we simply deal with the KVL. यहां पे जबरदस्ती वोल्टेज पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। Don't apply KCL here, ठीक है। So now जो irrelevant चीजें हैं खत्म कर देता हूं। By the way, सर्किट जो है वो सेम रेशियो से डिवाइड करने पे चेंज नहीं होता है। तुम स्टार्टिंग से ही लैम्डा और स्मॉल आर दोनों को 1 लेके चालू कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ना था। सर्किट का सारे रेजिस्टेंस को सेम अमाउंट से चेंज करने पर ऑब्वियस सी बात है हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल करंट के वैल्यूज में फर्क पड़ता है फॉर अप्लाइड वोल्टेज। बट यहां पे तो हमारा मेन काम है डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, वो तो अनइफेक्टेड रहेगा। तो तुम अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन कर रहे हो, बेटर यू स्टार्ट विथ लैम्डा एंड स्मॉल आर बोथ इक्वल्स टू 1। ओके, सो नाउ हमारे पास आ जाएगा 2 स्मॉल आई प्लस थीटा इंटू कैपिटल आई प्लस स्मॉल आई बाई 2 पाई माइनस थीटा। अगर मैं ये करूंगा इट विल कम आउट टू बी कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई बाई 2। तो 2 प्लस थीटा बाई 2 प्लस पाई माइनस थीटा बाई 2, ये हमारे पास आएगा। सो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू कैपिटल आई पाई माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। So what I can simply write is I into 2 plus pi by 2 capital I into pi minus 2 theta by 2, right? So we have obtained the final relation here. मेरे पास small I का जो वैल्यू आ जाएगा that will be equals to capital I pi minus 2 theta divided by pi plus 4. So obviously बात है it's a linear relation.
एंड इट इज अ डिक्रीजिंग रिलेशन। थीटा जब पाई बाय 2 होगा तब 0 हो जाएगा, होना भी चाहिए क्योंकि सिमेट्रिकली डिवाइड होगा। इन दैट केस इट विल बिकम द व्हिटस्टोन ब्रिज, और बीच में से कोई करंट जो है वो हमारा फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। एंड अगर पाई बाय 2 से ज्यादा मोड़ूंगा, ये वाले करंट के उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चालू होगा। सो इफ वी सी इनिशियली द करंट व्हेन थीटा वाज 0 विल बी आई पाई बाय पाई बाय 4, क्योंकि वहां पे तो बीच में है, तो यहां पर वो 3 पार्ट में करंट हमारा पैरेलल के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। एंड आफ्टर दैट इट विल बी अ लिनियरली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये आई है, so the graph of this will simply look like something like this. It will be a decreasing function, something like this. यहां पर है मेरा पाई बाय 2, यहां पर है मेरा कैपिटल आई पाई बाय पाई बाय 4, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हमें सिंपली रिवर्स व्हिटस्टोन ब्रिज बनाना था, और द मेन डिसीजन वाज यहां पे केवीएल अप्लाई करोगे, ना कि केसीएल, राइट। ओके दोस्तों, हमें ए वाले सर्किट में ये आरएक्स वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट है। हमें ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट जो है वो हमें यहां पर निकालना है। एंड यहां पर हम जानते हैं जो बेटर तरीका ये होता है जो हम केसीएल से करें, इट्स अगेन अ रिवर्स व्हिटस्टोन ब्रिज। So I am applying a battery, ठीक है, of potential difference sum V0, ठीक है, और मे बी 100 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई वैल्यूज नहीं है तो इसलिए मैंने V0 ले लिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। और इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो मान लो जा रहा है I, तो ये करंट जो है वो यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। दिस इज I1, इफ दिस इज I1 दिस इज ऑल्सो I1, तो यहां पर होगा I माइनस I1, यहां पर भी हमारे पास हो जाएगा I माइनस I1। और इस पॉइंट पे केसीएल लगाते हुए अगर हम ध्यान दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 एंटर कर रहा है और इतना एग्जिट कर जा रहा है, तो I माइनस 2I1, ठीक है। अगेन तुम केसीएल से भी कर सकते हो, केवीएल से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये नहीं है जो एक मेथड दूसरे मेथड से बेहतर है। अगर व्हिटस्टोन ब्रिज है तो व्हिटस्टोन ब्रिज या रिवर्स व्हिटस्टोन ब्रिज है, दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर रहा हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो मैं इस बार केवीएल से करता हूं, डजंट मैटर रियली। सो ये वाला लूप और ये वाला लूप तो आइडेंटिकल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो व्हाट आई कैन राइट इज I1 इंटू R, ठीक है, ड्रॉप प्लस RX इंटू I माइनस 2I1 माइनस 2R इंटू I माइनस I1, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। दैट इज व्हाट आई कैन राइट, ठीक है। सो अगर आप ध्यान दें, सारे I का टर्म इकट्ठा करो, I इंटू RX माइनस 2R, और इधर सारे I1 वाले टर्म को इकट्ठा करो, यहां पर आ जाएगा पहले 2RX माइनस 2R माइनस R, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो आ जाएगा स्मॉल I का वैल्यू, चलो उल्टा कर लेता हूं, I1 का जो वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि उसको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, I इंटू RX माइनस 2R बाई 2RX माइनस 3R, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा I1 की वैल्यू। एंड नाउ एक बड़ा वाला लूप पे केवीएल अप्लाई कर लो, ये वाले पे, बड़े वाले पे, तो वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाले पे ड्रॉप 2R इंटू I माइनस I1 प्लस R इंटू I1, दैट विल बी V0। सो 2RI माइनस R इंटू I1
RX minus 2R by 2RX minus 3R. That will be simply V naught. तो मेरे पास जो आ जाएगा, पूरे को अगर मैं करूं, R इंटू आई कॉमन ले लो. एक काम करो, 2RX माइनस 3R भी बाहर कॉमन ले लो. तो 2 इंटू दिस होगा, तो यानी 4RX माइनस 6R माइनस RX प्लस 2R. दैट विल बी V नॉट. तो मेरे पास जो आ जाएगा V नॉट बाई आई, दैट इज नथिंग बट द R इक्विवेलेंट. स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R, 3RX माइनस 4R डिवाइडेड बाई 2RX माइनस 3R. ये हमारे पास R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. सो अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा देखना चाहूं, RX के टर्म्स में ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है. ठीक है, तो एक काम कर लेता हूं, जो यहां पर इस चीज को मैं लिख लेता हूं, मैं अगर 3/2 कॉमन ले लेता हूं, यानी जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू 3R/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ऊपर मेरे पास बन जाएगा 2RX माइनस 3 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, 8R/3 डिवाइडेड बाई 2RX माइनस 3R. सो दैट विल बी 3R/2 1. और यहां पर एक काम कर लो, इसको लिख दो माइनस 3R प्लस R/3, यानी प्लस R/3 2RX माइनस 3R. तो ऑब्वियस बात है, RX इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल ये क्वांटिटी हमारा डिक्रीज करेगा. RX अगर हमारा इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल ये पूरा क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, यानी ये वाला क्वांटिटी जो है वो हमारा डिक्रीज करेगा. तो हम एक चीज लिख सकते हैं, जो एज RX इंक्रीजेस R इक्विवेलेंट डिक्रीजेस. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले इनिशियली जब हमारा RX जो है वो 0 होगा, RX का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, ये हमारा 0 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9, so that will be 8/9, यानी 3R/2 into 8/9, so that will be simply 4R/3. Let's see वो आ रहा है या नहीं आ रहा है. We can clearly see वो आ रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये दोनों हमारा पैरेलल पे आएगा, so that will be 2R/3 and 2R/3 both are in series, so R equivalent will be 4R/3. And finally जब RX हमारा टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, RX जब हमारा टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, यानी यहां पर कोई कनेक्शन हमारा नहीं है, यहां पर हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहां पर अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो हमारे पास R इक्विवेलेंट जो आएगा, दिस क्वांटिटी विल बी 0. ठीक है. R equivalent will tend to 3R/2, and 3R/2 कब आ रहा है वो ध्यान दो. R और 2R का सीरीज दैट इज 3R, and 2R और R का सीरीज 3R, ये दोनों आपस में पैरेलल, तो R equivalent सिंपली आ जाएगा मेरे पास 3R/2, एंड ऑब्वियसली वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारा देने वाला है. तो दिस इज द रिलेशन ऑफ R इक्विवेलेंट विद RX.
दो एक्सट्रीम वैल्यूज जो आएंगे वो लॉजिकली हमारा शॉर्ट और ओपन इन्हीं दोनों केस पे आएगा। एंड ओपन का डेफिनेटली ज्यादा होगा, ध्यान देना। ओपन जो है वो है इन दोनों का अरिथमेटिक मीन, राइट। एंड ट्राई टू रियलाइज जो शॉर्ट होगा वो ये दोनों रेजिस्टेंसेस का हार्मोनिक मीन होगा। तो हार्मोनिक मीन डेफिनेटली छोटा होता है अरिथमेटिक मीन से। सो डेफिनेटली जो ओपन सर्किट, ये आगे अगर हमें केवल एक्सट्रीम वैल्यूज पूछेगा तो हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है ये पूरा एनालिसिस। एक्सट्रीम वैल्यू पूछेगा तो सिंपली एक बार शॉर्ट करो, वो हमें मिनिमम वैल्यू देगा, और एक बार ओपन करो तब हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमें मिलने वाला है। ओके दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग एक बार ध्यान दो। We want to determine an unknown resistance R4. For that, we are obtaining a galvanometer experiment of the Wheatstone bridge. तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे R1 और R2 फिक्स है, R3 को मैं वेरी करवा रहा हूं, और जो हमारा R4 है वो अननोन है। R1 पहले मैंने 10 ओम रखा, R2 जो है वो पहले 1 ओम रखा गया है। सो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है फॉर सम R3, ठीक है। बट एग्जैक्ट हमारे पास एक एक ओम का होने के कारण एग्जैक्ट जीरो हमें मिलता नहीं है, बट स्विंग देख के मालूम पड़ता है इट इज बैलेंस फॉर सम वैल्यू बिटवीन 643 एंड 644 ओम, ठीक है। अब जो R1 मेजर किया जा रहा है वो हमारा बनाया जा रहा है 100 ओम। R2 जो है वो हमारा अनचेंज्ड है, और अब अगर हमारा बैलेंस्ड इस रेंज पे ऑब्टेन हुआ है तो R4 का मेजर्ड वैल्यू क्या लिखा जाएगा। अच्छा, तो ध्यान दो, टू बैलेंस व्हाट आई कैन राइट इज R1 by R3 must be equals to R2 by R4, यानी मेरे पास R4 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू R2 by R1 into R3, that will be R3 by 10। पहले वाले केस पे ये हमारा R3 का वैल्यू होगा। एंड नाउ यहां से मुझे एक चीज मालूम है, जो R4 जो मेरा लाई करेगा दैट विल लाई इन द सम इंटरवल ऑफ 64.3 ohm to 64.4 ohm। और जो मेरा दूसरा एक्सपेरिमेंट है, अगर मैं पहला एक्सपेरिमेंट है तो इसमें मैं ये लिखूंगा दिस इज गोइंग टू बी द मेजर्ड वैल्यू, एंड इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट टू बैलेंस R4 will be equals to, अब यहां पर हमारा 1/100 हो जाएगा इंटू R3। ऑब्वियसली R4 इन दोनों के बीच में तो लाइक करेगा ही करेगा। तो ध्यान दो, जब मैं 100 से करता हूं तो मेरे पास आएगा 64.32 ओम टू 64.33 ओम। ये हमारा R4 का मेजर्ड वैल्यू फाइनल केस पर आएगा, और ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू इस जोन पे लाई करना चाहिए था, यानी हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारा सही एक्सपेरिमेंट है। R4 का दोनों जगह पर एग्रीमेंट आ रहा है, तो हमारा जो फाइनल रीडिंग आएगा, क्योंकि ये हमारा ज्यादा एक्यूरेट है, तो R4 कैन बी रिटन एज 64.32 प्लस 0.01 ओम। और तुम्हारी मर्जी से, यानी ये हमारा एक्यूरेसी लेवल दिखा रहा है 64.33 minus 0.01 ohm, that can be simply written, ठीक है। एंड बाय द वे एक चीज ध्यान देना, इसको इस तरीके से हम लिख नहीं सकते हैं 64.325 प्लस माइनस 0.005। ये हमारा गलत है,
क्योंकि हमारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो हम इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज जो है वो हमारा अलाउड नहीं है। तो हमें या तो इस फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा, या तो इस फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा, या तो इस फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा। तो बेसिक केवीएल के बारे में हमारा आइडिया जो है वो इस पॉइंट पे आके लग चुका है। अब हम जो देखने वाले हैं दैट इज द फेमस स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके,